हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए जो हमारा हिंदी में चैप्टर है समास के बारे में पढ़ेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है समास की परिभाषा के बारे में। तो समास की परिभाषा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे बताया गया है, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से कोई नया शब्द बन जाता है तो उसे सामसिक शब्द कहते हैं और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से कोई एक नया शब्द बनाते हैं तो उस नए शब्द को क्या कहते हैं? सामसिक शब्द कहते हैं और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। अब यहाँ पे जो नोट में दिया गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संधि में दो वर्णों का योग होता है किंतु समास में दो पदों का योग होता है। संधि में किसका योग होता है? दो वर्णों का योग होता है। समास में दो पदों का योग होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बताया गया है, संधि में दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना होती है। दूसरी ओर समास में पदों के प्रत्यय का लोप हो जाता है। समास में क्या होता है? पदों के प्रत्यय का लोप हो जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है किंतु समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि संधि को तोड़ना क्या कहा जाता है? विच्छेद कहते हैं संधि को तोड़ने को, और समास को तोड़ना क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे समास के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार के समास होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं और इस सभी के नाम आपको याद रखने हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवां है बहुब्रीहि समास। तो इस सभी के नाम याद रखने हैं क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उनमें से पूछा जाएगा इनमें से कौन सा समास नहीं है, कौन सा समास के प्रकार नहीं है। तो सभी 6 नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद पहला पॉइंट हमारा है, पहला नंबर समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अब कैसे हम लोग पहचानेंगे कौन शब्द अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है? तो जिस समास में प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। या फिर जिसको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रिक यहाँ पे है कि प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास कहलाता है। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द जो होता है वह कौन से समास के अंतर्गत आएगा? तो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है यथाशक्ति। तो यहाँ पे मुख्य शब्द क्या है? मुख्य शब्द यहाँ पे है शक्ति। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या लगा हुआ है? यथा लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया? जैसे कि यथाशक्ति, इसका जो है विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का मतलब क्या होगा? शक्ति के अनुसार। और बात कीजिए कौन सा समास होगा यहाँ पे? अव्ययी भाव समास। जैसे कि यथा शीघ्र में शीघ्रता से, सपरिवार। तो मेन शब्द क्या है? परिवार, इसमें स उपसर्ग लगा है तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। उसके बाद जन्म आजन्म। तो जन्म में कौन सा उपसर्ग लगा है? यहाँ पे अ उपसर्ग लगा है तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? आजन्म में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। और ये जो डिफिनीशन है समास, जो 6 समास हैं, इन सभी की जो है परिभाषाएं भी आपको याद रखना। जैसे कि तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है? जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है तथा विभक्ति चिन्ह विभक्ति चिन्ह जो होता है वो लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर से सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह करते हैं। तो जो कारक, जैसे कि आप लोगों ने कारक पढ़ा होगा, तो जिनमें से जो विभक्तियां होती हैं तो कर्ता कारक और संबोधन कारक की विभक्ति इसमें से नहीं यूज की जाती। और बाकी जितने भी कारक होते हैं, 8 कारक जो होते हैं, उनमें से 6 कारक जो होते हैं उन सभी की विभक्तियाँ यहाँ पर यूज की जाती हैं। जैसे कि और यहाँ पे क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे कि यश प्राप्त। तो यश प्राप्त का विग्रह जब करेंगे तो हो जाएगा यश को प्राप्त करने वाला। तो यश को प्राप्त करने वाला कौन होगा? कोई व्यक्ति होगा। तो क्या है जो मेन इसमें क्या है? मेन क्या कोई व्यक्ति है जो यश को प्राप्त कर रहा है। तो यश को प्राप्त करने वाला कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। जैसे सुख को प्रद, सुख को देने वाला। तो मुख्य इसमें से क्या है कि देने वाला क्या दे रहा है? सुख दे रहा है। तो सुख को देने वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। उसके बाद है अजन्मांध। जैसे कि जन्म से अंधा। जन्म से अंधा क्या? कोई व्यक्ति है तो अंधा यहाँ पे मुख्य वर्ड हो जाएगा, उत्तर पद हो जाएगा। जलमग्न, जल में मग्न। जैसे कि जल में मग्न में अगर देखा जाए तो कोई वस्तु होगी जो जल में मग्न है के बारे में बात की जा रही है कि जल में मग्न है। तो मुख्य क्या है? मुख्य यहाँ पे कोई वस्तु हो जाएगी। और कहाँ पे डूबी हुई है? तो जल के अंदर। आप बीती, अपने पर बीती।
रसोई घर तो रसोई के लिए घर, तो इन सब में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अब इन वर्डों को नहीं याद रखना है, आपको तरीका का याद रखना है कि जिसमें से उत्तर पद की प्रधानता होगी या फिर जिसका विग्रह करने पे जो कारक चिन्ह मिलेंगे तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष संज्ञा होता है। अब यहाँ पर जैसे कि विशेषण बताया गया है, विशेषण क्या होता है? तो विशेषण ये तात्पर्य होता है कि जो किसी शब्द की विशेषता बताए। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया जाए घोड़ा, तो घोड़ा में क्या इसमें कोई विशेषता नहीं है, अगर इसके आगे लगा दीजिए काला घोड़ा, काला घोड़ा या फिर सफ़ेद घोड़ा कुछ भी लिख दिया जाए तो घोड़ा की विशेषता क्या है यहाँ पे बताई जा रही है कि काला घोड़ा है। तो यही शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं, जो किसी शब्द की विशेषता बताएं। तो यहाँ पे बताया गया कर्मधारय समास कहाँ पे होता है? कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष या संज्ञा होता है। मतलब जो प्रथम पद होता है वह संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है। जैसे कि यहाँ पे नील कमल, तो कमल कैसा है? यहाँ पे नीला है कमल, कमल उत्तर पद हो गया और इसकी विशेषता क्या है कि नीला है। तो प्रथम पद यहाँ पे विशेषण हो गया नीला और कमल क्या हो गया? संज्ञा हो गया। उसके बाद जैसे कि महात्मा, महान है जो आत्मा, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, चरण कमल, कमल के समान चरण, और चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ पे क्या अंतिम पद जो है क्या होता है? संज्ञा होता है, और प्रथम पद क्या होता है? विशेषण होता है, मतलब उस शब्द की विशेषता बताता है। तो वहाँ पे क्या कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। उसके बाद है द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अब जैसे कि द्विगु लिखा है तो इसमें से जो है इस वर्ड में दो आ भी रहा है, जैसे कि द्विगु, तो इसमें क्या आ रहा है? दो आ रहा है। तो इस प्रकार याद रखना है कि इसमें क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाची होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है। जैसे कि त्रिदेव, तीन देवताओं का समूह, पंचवटी, पांच वटों का समूह, चौमासा, चार महीनों का समूह, सप्तपदी, सात पदों का समूह, सप्त सिंधु, सात नदियों का समूह। तो यहाँ पे देखो जो प्रथम वाला शब्द है समास विग्रह करने में, जो यहाँ पे प्रथम वाला शब्द है, इन सभी में क्या है? संख्यावाची शब्द आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं या फिर दोनों पद संज्ञाएं होंगी या दोनों पद विशेषण होंगे उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ट्रिक बताया गया जैसे कि यहाँ पे द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का यूज किया जाता है या फिर और का यूज किया जाता है। योजक चिन्ह या फिर और का यूज किया जाता है। जैसे कि द्वंद्व समास जैसे कि राम कृष्ण, अब इसको इस प्रकार लिखा जाएगा राम और कृष्ण। जहाँ पे जैसे कि राम कृष्ण दिया है, पूछ लिया जाए कौन सा समास होगा यहाँ पे, तो द्वंद्व समास होगा। और अगर यहीं पे पूछ लिया कि राम और कृष्ण में कौन सा समास होगा, तब भी क्या आंसर हो जाएगा? द्वंद्व समास। जैसे कि दाल रोटी में कौन सा समास? द्वंद्व समास। दाल और रोटी में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। कंद मूल या फिर कंद और मूल में कौन सा समास होगा? तो इन सभी में यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। अब जैसे कि यहाँ पे बहुब्रीहि समास, लास्ट समास हमारा है बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है बल्कि दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि नीलकंठ, नीला कंठ अर्थात जिसकी बात की जा रही, शिव की बात की जा रही, शिव भगवान की बात की जा रही है यहाँ पे। जैसे कि दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। पंकज, पंख में पैदा हो जो अर्थात कमल। तो इसमें क्या होता है? कोई शब्द जो है प्रधान नहीं होता है, जब दोनों शब्द एक साथ मिलते हैं तब कोई शब्द जो है बनता है और यहाँ पे किसी न किसी की तुलना की जाती है, ज़्यादातर किसी न किसी की तुलना की जाती है। जैसे कि नीलकंठ, तो यहाँ पे नीलकंठ किसके बारे में बताया जा रहा है? शिव के बारे में। जैसे कि दशानन, दशानन किसके बारे में? रावण के बारे में। पंकज किसके बारे में? कमल के बारे में बात हो रही है। तो इस प्रकार के जो वर्ड मिलते हैं उनमें क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। तो हमारा समास चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।